हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। गवर्नर जनरल एवं वायसराय के पहले एपिसोड में हम लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव एवं वॉरेन हास्टिंग्स के कार्यकाल के समय में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ा था। आज का यह दूसरा एपिसोड है और इस वीडियो में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद के समय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए उनके कार्यकाल के समय हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जॉन मैकफर्सन, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, बेलेजली और फिर कॉर्नवालिस का जो दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होता है यहाँ तक के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कौन कौन से गवर्नर जनरल भारत में बने थे। तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद मैकफर्सन ये गवर्नर जनरल बने थे। ये तत्कालिक गवर्नर जनरल थे, अस्थायी रूप से इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग जब इस्तीफा दे दिए थे तो उस जगह को भरने के लिए अस्थायी रूप से मैकफर्सन को गवर्नर जनरल बनाया गया था। मैकफर्सन के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल बने कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस इन्होंने 2 कार्यकाल अपना पूरा किया। एक तो 1786 से 1793 और दूसरा कार्यकाल में वो 1805 में गवर्नर जनरल बने, लेकिन जल्द ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कॉर्नवालिस के प्रथम कार्यकाल के बाद जॉन शोर भारत के गवर्नर जनरल बने और इसका कार्यकाल था 1793 से 1798। बेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 और फिर कॉर्नवालिस बने 1805 में, लेकिन शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इस एपिसोड में हम लोग मेनली कॉर्नवालिस, जॉन शोर, बेलेजली इनके समय में जो भी घटनाएं घटित हुई उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉन मैकफर्सन, इसका कार्यकाल 1785 से 1786 ईस्वी तक रहा और ये जो है अस्थायी गवर्नर जनरल थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी रूप से भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकफर्सन, जॉन मैकफर्सन ये अस्थायी रूप से भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। नेक्स्ट और अति महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस का जो प्रथम कार्यकाल है वो कब से कब तक है? 1786 से लेकर के 1793। ठीक है, इन्होंने क्या क्या कार्य किया था? पहला, जिले के समस्त कलेक्टर यानी लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया था? जो न्यायपालिका, जो न्यायालय में कामकाज होता था उसके देखरेख के लिए उसने एक कलेक्टर की नियुक्ति की थी। लेकिन कॉर्नवालिस ने क्या किया? जिला में जो भी कार्य होता था, जो वर्तमान समय में भी है, तो जिले के जितने भी कार्य होते थे वो सारे के सारे अधिकार किसके पास थे? कलेक्टर के पास, कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। नेक्स्ट क्या काम किया? इसने भारतीय न्यायाधीश से युक्त जो जिला फौजदारी अदालत था, यानी जिस अदालत व्यवस्था का निर्माण वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, कॉर्नवालिस ने उस अदालती व्यवस्था को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालत का निर्माण किया गया। इन 4 भ्रमण करने वाले अदालत में से 3 अदालत बंगाल के लिए था और 1 अदालत जो था वो बिहार के लिए था। तो इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स के जो न्यायालय व्यवस्था था उसको समाप्त करके भ्रमण करने वाले न्यायालय व्यवस्था का निर्माण कर दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया और ये कॉर्नवालिस कोड जो था वो शक्ति के पृथक्करण पे आधारित था। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पे आधारित था, यानी विभिन्न स्तरों पे शक्तियों का बंटवारा किया हुआ था। ठीक है, पुलिस कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकारी समाप्त कर जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। मतलब कि पुलिस कर्मचारियों को अच्छा वेतन दिया गया, लेकिन उस समय क्या था? जो जमींदार थे उसे पुलिस रखने का अधिकार था। तो जमींदार के उस
अधिकार जो उसे पुलिस रखने का था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनको व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी का व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यापार नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसके वजह से ये होता था कि कंपनी में जो अधिकारी होते थे वो अपने व्यक्तिगत व्यापार के कारण जो है भ्रष्टाचार करते थे, यानी वो अपने व्यक्तिगत व्यापार पे ही विशेष ध्यान दिया करते थे। नेक्स्ट क्या है, जिला में पुलिस थाना की स्थापना की गई और इंचार्ज के रूप में एक दरोगा की नियुक्ति की जाती थी। तो ये सारा व्यवस्था किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पहला क्या, कॉर्नवालिस कोड, ये शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जिला में एक दरोगा को इंचार्ज के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारतीयों के लिए सेना में। देखिए, भारतीयों के लिए सेना में कॉर्नवालिस जो है भारतीयों को, यानी वो मतलब हे दृष्टि से देखता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेना में जो है उच्च उच्च पदों तक भारतीयों को जाने पे पाबंदी लगा दिया। तो सेना में जो है भारतीय केवल सूबेदार और जमादार तक ही जा सकते थे, जबकि प्रशासनिक सेवा में वो मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर तक ही जा सकते थे। उसके ऊपर का पद भारतीयों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है। 1793 में अस्थाई 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति क्या था? इसमें जमींदार जो है जो भी भू राजस्व एकत्रित करता था उसका 90% कंपनी को देता था और 10% वो अपने पास रखता था। ये तो हुआ जो वो भू राजस्व एकत्रित करता था, लेकिन भू राजस्व जो एकत्रित करेगा जमींदार, तो कितना भू राजस्व एकत्रित करेगा ये अधिकार भी जमींदारों के पास ही था। मतलब जमींदार ही ये निर्णय लेगा कि जमीन से उसे कितना भू राजस्व प्राप्त करना है। ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त की जो पद्धति थी ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू हुई थी, लेकिन इस अस्थाई पद्धति को जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो थे जॉन शोर। इन्होंने इस अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति का निर्माण किया और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे लागू किया। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति जो है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी क्षेत्र में लागू था। ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति कहाँ कहाँ लागू था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी क्षेत्र में। ठीक। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हो गए। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, जॉन शॉर। नेक्स्ट है जॉन शॉर। इनका कार्यकाल 1793 से 98 तक रहा। इसके समय में कोई विशेष घटना नहीं हुई क्योंकि इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, यानी भारतीय जो शासक हो सकते उसके अंदरूनी घटनाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया, जिसके वजह से इसके समय कोई वैसी बड़ी घटनाएं घटित नहीं हुई। तो जॉन शॉर को हस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता है, जबकि कॉर्नवालिस के लिए किस चीज़ के लिए? मेनली अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के लिए। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था ये किस चीज़ से संबंधित था? तो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है। जॉन शॉर के बाद जो है लॉर्ड बेलेजली गवर्नर जनरल बना। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 था। 1798 से 1805 और इन्होंने सहायक संधि की पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति? सहायक संधि की पद्धति अपनाई। हालांकि भारत में सहायक संधि को शुरुआती समय में ही फ्रांस के गवर्नर डुप्ले ने इसका प्रयोग किया था। ठीक। तो सहायक संधि की जो पद्धति है उसका सर्वप्रथम भारत में प्रयोग किसने किया? डुप्ले। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के गवर्नर थे। ठीक। गवर्नर जनरल में बेलेजली ने इस पद्धति को अपनाया। इस पद्धति में क्या होता था? सहायक संधि में क्या होता था? जो भारतीय राज्य थे, अंग्रेज उन भारतीय राज्य के साथ संधि करता था कि आप जो है अपने पास सेना मत रखिए,
आपकी सुरक्षा की गारंटी जो है हम लेते हैं और इस सुरक्षा के बदले आप हमें कुछ रुपया पे कीजिए। मतलब एक तरीके से कि इस राज्य को एकदम सेना रहित कर देना है, ठीक है। और बाध्य किया जाता था इसके लिए कि आप जो है अपने पास सेना मत रखिए, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। तो सेना अंग्रेज़ों के पास रहती थी। इस राज्य पे किसी भी भारतीय जो राज्य होते थे, जो ये सहायक संधि के तहत सहायक संधि करता था, उस पर किसी भी प्रकार की समस्या आती थी तो उसके सुरक्षा के लिए कौन आता था? अंग्रेज का सैनिक आता था। यानी अंग्रेज अपना सैनिक भेजता था। धीरे धीरे इस राज्य को किसी अन्य राज्य से सुरक्षा ना हो करके इस अंग्रेजों से ही इसे असुरक्षा महसूस होने लगी। तो देखते हैं सहायक संधि के बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, सहायक संधि करने वाले राज्य, तो जो प्रथम राज्य अगर हम बोले जो सहायक संधि किया वो है हैदराबाद। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं और इसके डेट से संबंधित क्वेश्चंस क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से यानी क्रम के अनुसार सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे। तो देखते हैं यहाँ पे। तो सहायक संधि करने वाला राज्य हैदराबाद। तो इस लाइन में हमने वो उन राज्यों को शामिल किया जो 1700 में सहायक संधि को स्वीकार किया और इसमें जो 1800 में सहायक संधि को स्वीकार किया, ताकि याद करने में आसानी हो। तो पहले जो 1700 में है कौन कौन है? हैदराबाद 1798, मैसूर 1799 और तंजौर 1799। इन दोनों में पहले कौन हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। तो फिर से देखिए, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799। तो ये तीनों 1700 में ही सहायक संधि पे साइन कर लिए थे। इसके बाद इधर आते हैं अवध। 1801 ईस्वी में, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, सालवाई की जो संधि हुई थी उसके तहत ही पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में, बरार और भोसले ये दोनों जो है 1803 ईस्वी में, ठीक है। सिंधिया 1804 ईस्वी में। इसके अलावे जो है जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर ये भी वो राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया। एक ऐसे भी राज्य हैं और ये विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंदौर के होलकर। इंदौर जो जगह है वहाँ होलकर शासक हुआ करता था। तो इंदौर के जो होलकर शासक हैं उन्होंने सहायक संधि को कभी स्वीकार नहीं किया। वो अंतिम समय तक सहायक संधि स्वीकार न करने के लिए अंग्रेजों के साथ संघर्षरत रहे। टीपू सुल्तान, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 में और उनकी मृत्यु के साथ ही मैसूर को जो है अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार करना पड़ा, या यूँ कहें कि सहायक संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ? 4, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषा की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1806 में भारत भेजे जाने वाले भारत आने वाले जो भी अंग्रेज थे, जो प्रशासकीय अधिकारी होते थे, 1806 में इंग्लैंड में ही हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई थी, जहां उन अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। बेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। तो बेलेजली जो है खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। तो ये सारा कार्य बेलेजली के समय का है, ठीक है। आज के इस वीडियो में बेलेजली तक जो कंटेंट्स दिए गए थे उन्हीं को शामिल किया गया है। अगले वीडियो में हम बेलेजली के बाद के जो गवर्नर जनरल हुए उसके बारे में पढ़ेंगे।
चलिए एक बार अभी तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा उसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि भारत के गवर्नर जनरल के तहत जो बंगाल के प्रथम तो नहीं है, ये शायद दूसरे या तीसरे हैं। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल हुए वो रॉबर्ट क्लाइव हुए और इन्होंने जो है द्वैध शासन पद्धति को अपनाया था। इसके बाद वारेन हेस्टिंग हुए जिन्होंने द्वैध प्रशासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। इसके अलावे अगर हम वारेन हेस्टिंग की बात करें तो इसी के समय में जो है प्रथम मदरसा 1781 में स्थापित किया गया था। जोनाथन डक्कन के प्रयास से बनारस में 1782 में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। गीता का अंग्रेजी का अनुवाद विलियम विल्किंस के समय में किया गया, विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। ये भी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का 1784 में स्थापना किया गया था। वारेन हेस्टिंग ही मुग़ल सम्राट को जो 26 लाख का रुपया दिया जाता था उसको बंद कर दिया। इसके अलावा 1780 में भारत का जो पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था उसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा वारेन हेस्टिंग के समय में ही किया गया तथा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय में ही किया गया और इसी एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग के समय क्या हुआ, लगान के हिसाब किताब के लिए एक नया पद राय सायन और इस पद पे प्रथम भारतीय नियुक्त हुए थे राज बल्लभ। तो ये सब वारेन हेस्टिंग के कार्य था। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग की एक नीति थी जिसको बुलाता था सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। यह नीति किसने चलाया था, वारेन हेस्टिंग ने चलाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्नवालिस की। तो कॉर्नवालिस ये पहले कॉर्नवालिस कोड लाया और यह कॉर्नवालिस कोड जो था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था जो 1793 में लाया गया। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य था, ये इन्होंने भू राजस्व से संबंधित अस्थायी व्यवस्था को लागू किया, ठीक है। और तीसरा, कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसके बाद जॉन शोर आया, ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और इसके बाद जो है बेलेजली आया जिसने सहायक संधि को लागू किया, ठीक है। इसके अलावा सहायक संधि को लागू किया। इसके अलावा कलकत्ता में जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित युवक या जो नए प्रशासक होते थे उनको शिक्षा के लिए उन्होंने जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की जहां अंग्रेज़ों को भारतीय भाषा की शिक्षा दी जाती थी। और लॉर्ड बेलेजली खुद को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड बेलेजली के बाद 1805 में फिर से कॉर्नवालिस जो है भारत का गवर्नर जनरल बना, लेकिन तत्काल ही इसकी मृत्यु हो गई और फिर कॉर्नवालिस के बाद जॉर्ज बार्लो को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो जॉर्ज बार्लो और उसके आगे के गवर्नर जनरल और उस समय हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।